हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट लेसन था उसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट नंबर 26 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। आपके पास कोई खोखला आवेशी चालक है और उसके पृष्ठ में आपने क्या बना रखा है, कोई छिद्र बना रखा है। ठीक है, यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र इतना होगा। तो आपको ये बताना है कि जो छिद्र है ना उसके पास विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, चलो देखते हैं। आपको बता दूं मैं, पिछले साल आरबीएससी में एक टॉपिक था, आरबीएससी में पूरा टॉपिक था, और हमारे यहाँ एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है। चलो अपन न्यूमेरिकल के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी खोखले आवेशी चालक में उसके पृष्ठ पर, तो आप लोग क्या लेंगे, खोखला आवेशी चालक ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक खोखला आवेशी चालक है। ठीक है, ओके, और उसके पृष्ठ पर, ये क्या इसका पृष्ठ होगा, इसने क्या बोला है, पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। पृष्ठ पर आपने क्या बना रखा है, कोई छिद्र बना रखा है। ये लीजिए, पृष्ठ पर क्या है, कोई आपने छिद्र बना लिया। ठीक है, तो ये बोलता है कि प्रदर्शित कीजिए कि छिद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। प्रश्न के अनुसार इसको क्या करना है, आप लोगों को आवेशित करना है। क्या करना है, आवेशित करना है। ये लीजिए, हमने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया। ठीक, अच्छा, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने क्या करना है, आवेशित खोखले चालक गोले में उसके पृष्ठ पर छिद्र बनाया गया है। इस जगह हमने क्या बना रखा है, छिद्र बना रखा है। ठीक, ओके, हम लोग ये चालक किसी भी आकार का ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खोखला चालक तो मैंने मान लिया गोलाकार चालक है। ठीक, अच्छा, सर आप जानते होंगे गोलाकार चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, मैं एक लाइन लिखता हूं, क्योंकि वी नो दैट, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। क्या, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, या चालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, विद्युत क्षेत्र बताओ कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और साथ में हमने क्या लगाया था, एन कैप। ठीक है, ये होता है। ठीक, आप ये बार याद रखेंगे। देखो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, समतल चालक पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि वो अचालक था। वो पृष्ठ का था अचालक, अगर वो पृष्ठ चालक होती तो कितनी तीव्रता होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती। ठीक है, समतल चादर के कारण गाउस का नियम का अनुप्रयोग नंबर 3। ठीक, अच्छा, अब देखो हमें क्या दिखाना है कि दर्शाइए कि विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र इतना होगा। मैं मानता हूं इसमें सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वितरित किया गया है। क्या किया गया है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए 2 बिंदु लेंगे। कितने बिंदु लेंगे, 2। मैं मानता हूं कि एक बिंदु लेता हूं मैं इस चालक पृष्ठ के पास में, यहां जो P1 बिंदु है, और लेता हूं एक चालक पृष्ठ के अंदर जिसका नाम कौन है, P2 है। इस छिद्र के अंदर और इसके बाहर 2 बिंदु लिए हमने, कौन कौन से, P1 और P2। मान लीजिए, मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, इस चालक पृष्ठ को हम लोग कितने भागों में तोड़ सकते हैं वो देखो एक बार। मैं इसको नाम देता हूं A, इस पूरे को नाम देता हूं मैं C, और इसको नाम देता हूं मैं B। तो हमने इस चालक को कितने भागों में बना लिया, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो पूरा भाग ACB, यहां से लेकर यहां तक का भाग, और दूसरा भाग कौन सा, AB। तो इस पूरे चालक को हम कितने भागों में तोड़ के मान सकते हैं, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो ACB भाग बनाया, और कौन सा, एक AB भाग बनाया। ACB कौन सा, ये पूरा भाग, और AB कौन सा, ये छोटा भाग। तो मानता हूं क्या कि इस ACB के कारण जो तीव्रता बनती है ना, उसको मान लेता हूं मैं E1 वेक्टर, और AB के कारण जो तीव्रता बनती है उसको मान लेता हूं मैं कौन, E2 वेक्टर। तो बताओ मुझे किसका मान निकालना है, इस E2 का मान निकालना है, वो कितना होगा। ठीक, अच्छा, अब मैंने क्या कहा, चालक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब ये जो बिंदु P1 है ना, इस पर तीव्रता कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिखेंगे चूंकि EP1 बराबर कितना होगा, वो होगा, बताओ कितना, पृष्ठ पे ना तीव्रता कितनी होती है, इतनी, कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन, एन कैप। इसको मैं एक बार कौन सा नाम देता हूं, समीकरण नंबर 1 नाम दे लेता हूं। अब मैंने क्या कहा, ACB का तीव्रता कितनी मानी मैंने, E1, और AB का तीव्रता कितनी मानी मैंने, E2। आप थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बताइए। अगर मैं बिंदु P1 की बात करूं, किस बिंदु की बात करूं, मैं बिंदु P1 की, तो जो बिंदु P1 है वो चालक पृष्ठ के पास है, चालक पृष्ठ से दूर है।
ये इस ए बी गोले के पास है, ये जो ए बी भाग है इसके अंदर की तरफ है, इससे बाहर है। सर इसकी आपत्ति है, तो आप जानते हैं इसके कारण तीव्रता ये क्या धनावेशित है, यस। तो धनावेश के बिंदु P1 पर जो P2 पर तीव्रता होगी वो धनावेश से दूर की तरफ होगी, मतलब इस पर जो तीव्रता होगी वो किधर होगी। चलो इस बिंदु P2 को अपन यहां मान लेते हैं, इस जगह थोड़ा डेरिवेशन और आसान हो जाएगा। P2, तो इस बिंदु P2 पर AB का जो तीव्रता E2 होती है वो किधर होगी, चालक से दूर या चालक के और। सर हमने बिंदु इस AB भाग कारण देखी है, तो AB भाग कारण दूर होगी प्लस के कारण, तो इसकी तीव्रता किस तरफ होगी, इस तरफ। और क्या इसके नाम दे दूं मैं E2, सर यस E2 नाम दे दीजिए आप इसको, ठीक है। सिमिलरली ACB के कारण बिंदु P2 पर तीव्रता कितनी होगी, सर ACB यहां से लेकर यहां तक है। अब आप मेरे को ध्यान से देखिए बताइए, ACB भाग इस तरफ है, पूरा का पूरा लगभग भाग इस तरफ है, और बिंदु P2 इस तरफ है, तो इसके इस ACB के कारण बिंदु P पर तीव्रता किस तरफ होगी, सर बाहर की तरफ, धनावेश से दूर होगी। तो यहां इस बिंदु पर ये जो तीव्रता होगी E1 उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये तो किसकी बात हो गई, अंदर P2 की बात हो गई। अगर मैं P1 की बात करूं तो देखो आप ध्यान से देखिए बताइए, बिंदु P1 जो है वो AB के कौन सी तरफ है, सर इस तरफ है। तो आप जानते तीव्रता किधर होती है, धनावेश से दूर होती है। तो बताओ यहां तीव्रता किस तरफ होगी, इस तरफ। इस बिंदु P1 पर तीव्रता किस तरफ होगी, AB के कारण इस तरफ। AB की तीव्रता कौन है, E2, ये लीजिए। फिर अपन किसी कारण देखेंगे, ACB के कारण। क्या ACB का पूरा भाग इस तरफ है और बिंदु P1 इस तरफ है, कैसी तीव्रता दूर होगी, सर तीव्रता दूर होगी। तो ये लीजिए कौन, इस तरफ E1। आप थोड़ा ध्यान से देखिए बताइए, जो बिंदु P1 है ना उस पर तीव्रता दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, चूंकि E1 व E2 बिंदु P1 पर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः EP1 बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। दोनों कौन सी दिशा में, समान दिशा में, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समीकरण नंबर 2। क्या आप लोग देख रहे हो, इसका मान एक आएगा, सेम ही आएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, देखो EP1 ये EP1, क्या ये इन दोनों के बराबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। क्या ये भी EP1 है, सर ये EP2 है, यस। दोनों को बराबर कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपके पास क्या, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन, एन कैप। इसको मैंने कौन सा नाम दिया, समीकरण नंबर 3। ये तो किसकी बात आई है, अभी बिंदु P1 पर तीव्रता आई है। अगर मैं बात करूं किसकी, बिंदु P2 की तीव्रता की, तो बिंदु P2 पर देखो, क्या बिंदु P2 चालक के अंदर है, और आप जानते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो अपन जानते हैं चूंकि बिंदु P2 चालक पृष्ठ के अंदर स्थित है, अतः क्या EP2 का जो मान होगा वो 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। एवं EP2 बराबर क्या आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इसको समीकरण नंबर 4 मान रहा हूं मैं। और क्या आपको दिख रहा है EP2, क्या दोनों तीव्रता समान दिशा में, विपरीत दिशा में, सर विपरीत दिशा में P2 पर। तो बताओ समान जुड़ता है, विपरीत घटता है, तो बोलो आप क्या बोलेंगे, EP2 बराबर आप क्या लिख देंगे, सर ये लिखेंगे हम लोग E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। बोलो हाँ या ना। तो समीकरण नंबर कौन सा मान लो इसको मैं, 5। तो आप देखो समीकरण 4 व 5 से आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 4 व 5 से क्या EP2 का मान 0 है, EP2 का मान ये है, तो ये बराबर ये होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर बराबर कितना होगा, 0। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, E1 वेक्टर बराबर किसके होगा, E2 वेक्टर के होगा। यस और नो। अच्छा अब आप देखिए, क्या ये E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर का मान समीकरण 3 में रख दूं मैं, तो अपन लिखेंगे तब समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से बताओ मुझे किसका मान निकालना है, AB के कारण तीव्रता, AB के कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। तो मुझे इस पूरे समीकरण किसके रूप में कन्वर्ट करना है, E2 के रूप में। तो क्या मैं E1 का मान E2 रख सकता हूं, यस। तो बताओ क्या हो जाएगा, E1 की जगह क्या रख दो, E2। तो अपन क्या लिख देंगे, E2 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन, एन कैप। तो बताओ E2 2E2, तो क्या हो जाएगा 2E2 वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन, एन कैप।
तो बताओ हमें तो किसका मान निकालना है, E2 का। तो E2 का मान निकालना क्या इसके अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में कौन एन कैप। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी जो आउटर बिंदु पे बनने वाली, कौन से बिंदु पर, P1। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है, आप इसको न्यूमेरिकल रूप में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने पूरा प्रश्न बनाया है, उसके दो भागों में कन्वर्ट कर लिया। उसने बनाया ना छिद्र, तो छिद्र कौन सा ले लिया मैंने, ए बी, और पूरा भाग कौन सा ले लिया मैंने, ए सी बी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस कारण निकालनी है, ए बी कारण निकालनी है। तो इसके लिए हमने कितने बिंदु निभाने, दो, एक अंदर और एक बाहर। बाहर कौन सा P1 और अंदर कौन सा P2। बाहर जो बिंदु P1 है उस पर दोनों तीव्रता समान दिशा में है, जोड़ेंगी। अंदर तीव्रता दोनों विपरीत दिशा में है, घट जाएगी। और आप जानते हैं अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0, और पृष्ठ की बाहर तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रख के हमने सॉल्यूशन कर लिया, बहुत आसान था। एक बार आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, फिर चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 30 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए। देखो क्वार्क क्या होता है आपको बता दूं मैं, क्वार्क एक कण है, और ये जो क्वार्क कण है ना, ये क्वार्क कण मिलकर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई आपको। और क्वार्क कण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो मैं कुछ लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 31 का सोल्यूशन लिखेंगे। क्वार्क कण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपक्वार्क, बोलो कौन होता है, अपक्वार्क। और एक होता है नंबर 2 डाउन क्वार्क। बोलो कौन कौन से क्वार्क होते हैं, अपक्वार्क एक डाउन क्वार्क। अपक्वार्क को हम लोग ना U से दिखाते हैं और डाउन क्वार्क को हम D से दिखाते हैं। बोलो अपक्वार्क किससे, U से, और डाउन क्वार्क को D से। अपक्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3e। बोलो कितना होता है, 2/3e, और वो भी किसका होता है, पॉजिटिव का। और डाउन क्वार्क जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1/3e। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 गुना वो तो कौन होता है, अपक्वार्क, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का -1/3 गुना वो कौन होता है, डाउन क्वार्क। बात समझ में आ गई, ओके। तो आप बेसिकली समझें, आपको बता दूं मैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण है ना, वो भी क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। और उनपे आवेश कितना होता है, उनपे आवेश होता है सर, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 गुना तो किस पे होता है, अपक्वार्क पे, और डाउन क्वार्क पे होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3 गुना। ठीक, अच्छा। अब मुझे क्या बनाना है, इसने क्या बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन समझाइए। तो हमें क्या बनाना है, प्रोटॉन बनाना, हमें क्या बनाना है, न्यूट्रॉन। क्या आप जानते हैं प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के जितना होता है, यस सर। और क्या आप जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन पे आवेश होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया आपको। तो आप कैसे भी करके इन कणों को कैसे भी प्लस माइनस करके आपको क्या बनाना है, एक तो E बनाना है और एक कितना बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोटॉन का लिखता हूं। तो किसका लिखता हूं मैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का संगठन, प्रोटॉन का क्वार्क संगठन। आप कैसे भी इनको जोड़ तोड़ मरोड़ के कितना मान लाना, आपको E लाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, सोचिए, मैं क्या करता हूं, 2/3e लेता हूं एक, तो प्लस एक लेता हूं मैं 2/3e, और एक लेता हूं -1/3e। मतलब मैंने क्या लिया, दो तो अप क्वार्क लिए, एक डाउन क्वार्क ले लिया। अब देखो इससे क्या सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन कीजिए इसका। बोलो एलसीएम कितना आ रहा है सर, 3 आ रहा है। ऊपर कितना आएगा सर, 2e + 2e और माइनस का e 1e, यही आएगा। अच्छा बताओ, 2e 4e 4e - 1e कितना, 3e। तो बताओ कितना बचेगा सर, ये बचेगा 3e/3, और 3 से 3 कैंसिल, बताओ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और क्या मुझे ये करना था, तो बताओ प्रोटॉन के संगठन के लिए बताओ कौन कौन क्या चाहिए सर, 2 चाहिए डाउन क्वार्क, सॉरी 2 चाहिए अप क्वार्क, 1 चाहिए डाउन क्वार्क। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नोट लगा के, क्या अर्थात बताओ क्या, प्रोटॉन के संगठन के लिए, प्रोटॉन के संगठन के लिए बताओ क्या, दो अप क्वार्क एवं बताओ कितना डाउन क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क की आवश्यकता होती है।
ओके, फिर ये तो किसका संगठन हो गया, प्रोटॉन का। अब किसका करना है मेरे को, इलेक्ट्रॉन करना है, सॉरी न्यूट्रॉन का। क्या न्यूट्रॉन पे आवेश जीरो होता है, मतलब कैसे भी करके आपको कितना करना है, जीरो। इसको ध्यान से देखो 2/3 ही, इसको ध्यान से देखो 1/3 ही। अपन ऐसा करें, देखो ये प्लस का 2/3 ही है, इसको भी इसके बराबर कर दे माइनस का, तो कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब 2 डाउन क्वार्क ले लो, 1 अप क्वार्क ले लो। तो अपन क्या लिखेंगे अगला, न्यूट्रॉन का संगठन, न्यूट्रॉन का क्वार्क संगठन। करिए न्यूट्रॉन का क्वार्क संगठन, बताओ क्या होगा। देखो मैंने कहा हमें टोटल आवेश कितना करना है, जीरो। तो देखो 2/3 ही यहाँ है, 1/3 ही, तो आप इसको -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कर लें हम लोग, हम कर लें, एक तो अप क्वार्क ले लो 2/3 ले लिया, 2 डाउन क्वार्क ले लो -1/3 और -1/3। ठीक है, बताओ एलसीएम कितना आएगा, सर एलसीएम आएगा 3। बताओ यहाँ पे कितना, सर यहाँ पे 2e माइनस यहाँ पे कितना 1e, यहाँ पे कितना 1e। बताओ कितना 2e - 2e डिवाइडेड बाई 3। देखो 2e - 3e और 2e - 2e कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ कितना आंसर आएगा आपके पास, 0। तो 0 किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो बताओ न्यूट्रॉन के संगठन के लिए क्या चाहिए, सर एक तो चाहिए अप क्वार्क और 2 चाहिए डाउन क्वार्क। तो आप क्या लिख देंगे इसमें आंसर, इसमें लिख देंगे कि न्यूट्रॉन के संगठन के लिए एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क की आवश्यकता होती है। ठीक, अच्छा सोचो अगला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता, किसके लिए पूछता, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताओ आप, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ना वो नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, ई होता है। तो आप सोचो किससे निर्माण होगा। तो आप देखो ध्यान से, आप किससे निर्माण कर सकते हो, सर आप माइनस का आवेश लाना है, मतलब ये रहा, और ये कितना आ रहा है डिवाइडेड बाई 3, मतलब इसका 3 हटा दो। तो बताओ कितने डाउन क्वार्क लेंगे, 3 डाउन क्वार्क। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन के संगठन के लिए कितने डाउन क्वार्क लेंगे, 3 डाउन क्वार्क लेंगे, इलेक्ट्रॉन का संगठन हो जाएगा। समझ में आ गया बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक छोटी सी बात और, क्वार्क है तो इससे रिलेटेड एक बात बता दूं आपको, क्या क्वार्क कण जो होता है उसका स्थानांतरण होगा तो क्या आवेश के क्वांटीकरण को फॉलो करेगा ये। सुनो ध्यान से मेरा क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं क्या इलेक्ट्रॉन, क्या क्वार्क कण का जब स्थानांतरण होता है तो क्या आवेश का क्वांटीकरण फॉलो होता है, सर नहीं होता। क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है, क्या आवेश का क्वांटीकरण कहता है, सर Q बराबर क्या होना चाहिए, Ne होना चाहिए। क्या और n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और n क्या होता है, पूर्ण गुणन संख्या। क्या ये पूर्ण गुणन संख्या दिख रही है आपको, 2/3 ही 1/3 ही, नहीं सर 2/3 ही का मतलब हो गया कितना 0.66, 1/3 का मतलब हो गया 0.33। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या क्या एक क्वार्क कण आवेश के क्वांटीकरण को फॉलो करेगा, सर नहीं करेगा। समझ में आ गया बात आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। वो क्या बोल रहा है, प्रारंभ में अक्ष के अनुदिश vx चाल से गति करता हुआ आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का कण प्रवेश करता है। तो आपके पास 2 प्लेटें दे रखी हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व कर रहे हैं। आप एक बार सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपके पास 2 प्लेटें हैं, ये लीजिए 2 प्लेटें सर आपके पास, ओके। इसमें से एक प्लेट धनावेश है, एक प्लेट पे क्या है, ऋण आवेश। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है कि इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के बीच में क्या ये वाला भाग होगा, बीच वाला भाग, और इसने क्या कहा कि -q आवेश, ये लीजिए -q आवेश, और द्रव्यमान कितना m, तो ये लीजिए m द्रव्यमान का कोई कण है जो प्रारंभ से कितने वेग से v अक्ष चाल से गति करता हुआ। v अक्ष चाल मतलब अक्ष दिशा में, y दिशा में, z दिशा में, सर अक्ष डायरेक्शन में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस कण है किधर गति कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है, और जब ये गति करता है तो इसका वेग कितना होता है, v अक्ष होता है। अच्छा अब ये क्या बोलता है, प्लेटों की लंबाई l है, ये जो प्लेट है ना आपके पास, इनकी लंबाई कितनी दे रखी है उसने, l दे रखी है, ये लीजिए, ओके। और ये क्या बोल रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए रखता है। और विद्युत क्षेत्र कैसा बनाए रखा है इन्होंने, एक समान, मतलब एक प्लेट धनावेशित तो दूसरी प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित। तो मान लीजिए ये प्लेट कैसी है, धन आवेशित है, सॉरी ये प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित है, और ये प्लेट मान लीजिए कैसी है, धन आवेशित है, ओके। अब क्या बोलता है ये, दर्शाइए कि प्लेट के अंतिम किनारे पर, क्या प्लेट का अंतिम किनारा ये होगा कि ये होगा, सर ये होगा, अंतिम किनारे पर
कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप। क्या विक्षेप आपको पता है कि ये कण जाके ऐसे विक्षेप करेगा ऐसा? अरे हाँ ना, तो ये बोलता है कि यहां जाने के बाद में जो विक्षेप आ रहा है ना, ये वाला, ये विक्षेप, और विक्षेप एक प्रकार की दूरी होती है, तो विक्षेप को आप दूरी एस से दिखा लो। तो दूरी विक्षेप कितना दे रखा है इसने, QEL² डिवाइडेड बाई 2mv अक्स स्क्वायर। विक्षेप ये होता है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट बहुत आसान है। आराम से क्वेश्चन को फील करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास दो प्लेटें हैं, उसके बीच में कोई माइनस क्यू आवेश और एम द्रव्यमान कण है जो vx गति से गति कर रहा है, vx वेग से, तो और लंबाई कितनी है, l है। तो हमें दर्शाना है कि इस किनारे पे आने के बाद विक्षेप कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक, अच्छा अब आप देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, ये विक्षेप क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन ना यहां जाने के बाद में बाहर निकलेगा, यहां तो ऐसे गति करेगा, लेकिन जैसे इससे कण इलेक्ट्रिक किनारे से बाहर निकलेगा, इसका पथ कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां जाएगा ऐसे हो जाएगा, और यहां जाने के बाद इसका पथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो विक्षेप आ रहा है ना यहां से बाहर, ये विक्षेप ये बताना ये इतना होता है। आप एक बात देखो ध्यान से, इसके पास वेग भी है, हमने दूरी भी दे रखी है, और हमने पूछा है कि विक्षेप इतना हो रहा है। विक्षेप मतलब एक प्रकार की दूरी है। तो आप बताओ, ये जो कण गति कर रहा है, हम लोग मतलब गति का समीकरण अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और गति का कौन सा समीकरण अप्लाई करें कि उसमें दूरी आ रही हो। सर हमने गति के समीकरण पढ़े हैं, बोलो कौन कौन से। सर हमने समीकरण पढ़ा है, बोलो नंबर 1 समीकरण क्या होता है, सर v बराबर u प्लस at होता है, वेरी गुड। सर दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तीसरा क्या होता है, सर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। बोलो हाँ या ना। तो आप मेरे को बताइए, इसमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एस निकालने के लिए, विक्षेप निकालने के लिए। सर समीकरण नंबर कौन सा, 2। तो बताओ मुझे कौन समीकरण की जरूरत है, दूसरे समीकरण की। अब ये समीकरण अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, u। क्या कण का प्रारंभिक वेग 0 होता है, यस। तो सर हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे कितना 1/2 a और t। a कौन है, त्वरण चाहिए, और t कौन है, समय। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कण का वेग कितना है, vx, दूरी कितनी की, l। तो क्या आप समय निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन कितना है l, वेग कितना है vx, तो समय निकल जाएगा। तो अपन क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 33वें का सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे चूंकि कण को vx वेग से l दूरी तय करने में, ये एक प्रकार की L दूरी सीधी दूरी है ना, तो ये विस्थापन बोलेंगे। L विस्थापन तय करने में लगा समय। बताओ टाइम कितना लगेगा। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो मुझे क्या निकालना है, समय। तो बोलो समय बराबर क्या हो जाएगा, सर समय बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा वेग। क्या होगा, विस्थापन बटा वेग। ठीक है, तो बोलो समय कौन t और विस्थापन कितना, विस्थापन कितना सर l आ रहा है, और वेग कितना है vx, वेग कितना है vx। समीकरण नंबर 1। थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, एक बार थोड़ा बड़ा सोचना। क्या मैं तीसरा समीकरण जो सेकंड समीकरण लगाऊंगा वो लगाऊंगा ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो t स्क्वायर मतलब क्या आएगा, l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, क्या l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर है, सर हाँ है। हम क्वेश्चन के नजदीक पहुंच गए, बोलो हाँ या ना। अरे देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, सर t स्क्वायर होता है। सर t का मान देखो वो रहा l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर। सर ध्यान से देखो, l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर, सर है, हम नजदीक पहुंच गए। क्या 1/2 भी है, सर 1/2 भी है। मतलब कहीं ना कहीं जो एक का मान है ना वो कितना है, इतना है। समझे कि नहीं समझे। तो आप मेरे को बताओ, गति का ये समीकरण लगाने के लिए मुझे किसकी जरूरत और पड़ेगी, सर त्वरण की जरूरत और पड़ेगी। अब आप देखो ध्यान से, क्या आप थोड़ा बड़ा सोचिए ध्यान से। क्या इसका द्रव्यमान m है, बिल्कुल सर द्रव्यमान m है। क्या इसे विद्युत क्षेत्र लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सोचो एक बार। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्री छोड़ दिया जाए, यहां ऐसे है, उसने कहा कि ये इस तरफ जा रहा है, गति कर रहा है। सोचो इसको इधर हमने कोई गति नहीं दी होती तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता, सर ऊपर की तरफ जाता। क्यों,
क्योंकि ये जो आवेश है ये माइनस आवेश है, ये माइनस से प्रतिकर्षित होता है और प्लस से क्या होता है आकर्षित। तो किधर जाता है, इसका पथ होता था ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा, ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल है ना, उसको कोई एक ऐसा बल है जो नीचे की तरफ लगकर इसको कैंसिल कर रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाले बल को। और नीचे की तरफ कौन सा बल लग सकता है? सर देखो, छोड़ो इसको, क्या आ रहा है, भार बल आ रहा है, यस और नो। और W बराबर क्या होता है, mg। वो mg किस तरफ दिशा होती है, उसकी नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस क्यू आवेश पर जितना विद्युत क्षेत्र बल लगाता है उतना का उतना इस पर भार बल लगता है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, चूंकि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण E के कारण जितना बल ऊपर की ओर लगता है, उतना ही बल, उतना ही भार बल, बोलो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगता है। उतना का उतना भार बल किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो बताओ आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होता है? सर आप जानते हैं कितना होता है, F बराबर QE होता है। बोलो जानते नहीं जानते हो, F बराबर QE। और भार बल क्या होता है, F बराबर mg। तो क्या मैं लिखता हूं F बराबर ma, F बराबर क्या, ma। तो क्या ऐसे तो आप तुरंत निकाल सकते हैं? सर तुरंत निकाल सकते हैं। तो बोलो A बराबर क्या हो जाएगा? सर A बराबर हो जाएगा क्या, QE अपॉन m। समझे नहीं समझे? तो ये Q कौन है, आवेश, और E अपॉन m, ये कौन हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बताओ हमें T भी आ गया, हमारे पास A भी आ गया, अब क्या करेंगे गति के समीकरण में? तो अपन लिखेंगे चूंकि विक्षेप S बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सा, 3। तो बताओ किस किस का मान कहा, 1, 2 और 3 का मान। एक बात और, प्रारंभिक वेग कितना होता है, u बराबर 0 होता है। तो बताओ क्या इसमें मान रखें, समीकरण 1, 2 के मान 3 में रखने पर, रखो 3 में, बताओ क्या हो जाएगा, S बराबर बोलो u इंटू टी प्लस 1/2, एक का मान ये रहा, बोलो कितना, QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर ये रहा, L अपॉन VX का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 0। तो बोलो S बराबर, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना ऊपर हो जाएगा कौन, QE और L स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना 2m और साथ में कौन, V अक्ष स्क्वायर। समझ गए? ये होगा किसमें, इस कण में उत्पन्न विक्षेप। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। चलते हैं फर्स्ट लेसन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 33 में, क्वेश्चन नंबर 34 है बट किस पे डिपेंडेंट है, 33 पे। प्रश्न 33 में वर्णित कण की इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए। मतलब जो आपके पास Q था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 34, जो आपके पास Q था ना, उसको आपको क्या मानना है, इलेक्ट्रॉन मानना है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि जिस पर विक्षेप V अक्ष बराबर, V अक्ष का मान दे रखा है वेग का, कितना, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। ओके, प्रक्षेपित किया जाता है यदि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना है। यदि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच, मतलब ये जो फर्स्ट प्लेट थी और ये जो सेकंड प्लेट थी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सर D बराबर, इसका मान कितना दे रखा है अगले ने, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना है, उसने E का मान भी दे रखा है। बोलो E बराबर कितना है, E बराबर है सर 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा, तो देखो हमने यहाँ पे क्या माना था, माइनस आवेश माना था, यहाँ पे हमने क्या माना था, प्लस आवेश माना था। यस, यहाँ कौन था बीच में, आपके पास इलेक्ट्रॉन था और इसका द्रव्यमान कितना था m, और इस पर हम लोग वेग कितना था इसका v अक्ष। अब ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा, इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा, इसके बाहर जाके। हमने पथ देखा था, ऐसे निकल के, कैसे निकल के, ऐसे। मतलब
जैसे ये L दूरी तय कर लेगा, जैसे ये L दूरी तय कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाके टकरा जाएगा, ऊपर जाके टकरा जाएगा। मतलब मुझे किसका मान निकालना है, इस L का मान निकालना है। और देखो ध्यान से थोड़ा सा, क्या इसने कहा है कि पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली। सर ये दूरी इस 5 की आधी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी ये दूरी, सर ये दूरी हो जाएगी 0.25 सेंटीमीटर। क्या ये 0.25 सेंटीमीटर ये दूरी है, ये दूरी मतलब कौन है, विक्षेप है। तो अपन क्या लिखेंगे, विक्षेप S बराबर कितना, विक्षेप S बराबर कितना सर 0.25 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना, तो देखो आप ध्यान से, क्या आपके पास S का मान दे रखा है, सर आ गया S का मान कितना 0.25, Q का मान पता है, E का मान पता है, M का मान पता है, Vx का मान पता है, तो L तो निकाल सकते हो, निकाल लो। तो अपन क्या रखेंगे, चूंकि विक्षेप, चूंकि विक्षेप, बोलो S बराबर कितना, सर विक्षेप ये रहा QE L स्क्वायर अपॉन 2mv अक्ष स्क्वायर। यस, मुझे किसका मान निकालना L का, तो बोलो क्या हो जाएगा, या L स्क्वायर बराबर इसको एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ, ये चला जाएगा ऊपर, तो बताओ कितना, S इंटू 2mv अक्ष स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कौन, सर नीचे Q इंटू E। हाँ, तो मुझे तो कौन चाहिए L, तो L क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। बोलो यस और नो, यस। चलो मान रख दो, तो L बराबर, बोलो सबसे पहले किसका मान, S, विक्षेप का मान कितना, ये रहा, ये लीजिए रूट लगाया हमने, S का मान 0.25 सर सेंटीमीटर है, तो सेंटी होता है 10 की घात माइनस का 2 इंटू 2 ऐसा का ऐसा इंटू m। सर m किसका द्रव्यमान रखेंगे, सोचो सोचो, इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन मानना है, तो द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। वेरी गुड। Vx स्क्वायर, क्या Vx का मान दे रखा है, सर इसने दे रखा है, ये रहा कितना 2 इंटू 10 की पावर 6, और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चलो 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 Q इंटू ई, क्या Q इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, सर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 इंटू 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 ई का मान, सर ई का मान कितना दे रखा है, सर ये दे रखा है कितना 9.1 इंटू 10 की पावर 2। आपको कुछ नहीं करना, आपको रफ बुक लेनी है, नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, और आराम से इस मान को लिख के सोल्व करना है, और L बराबर यहाँ लिख देना है, और वो जो L का मान आए वो किस में आएगा, आपके पास मीटर में आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका लेसन नंबर 1, जो हमने थ्योरी कंप्लीट की, एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग लेसन नंबर 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।